हेलो स्टूडेंट्स, ये जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ ये वीडियो होगी रिलेटेड बांटाव गुणांक संगुणन की मात्रा वियोजन की मात्रा से संबंधित। हम कल की वीडियो में, इससे पहले की वीडियो में बांटाव फैक्टर, बांटाव गुणांक के बारे में पढ़ चुके थे। बांटाव गुणांक एक ऐसा गुणांक होता है जो बांटाव वैज्ञानिक ने दिया था, और बांटाव वैज्ञानिक ने क्या बताया था कि अर्थसंघ गुणधर्म के जो प्रेक्षित मान हैं उनमें अर्थसंघ गुणधर्म के सैद्धांतिक मानों का भाग दे दिया जाए तो जो अनुपात आएगा, जो अनुपात से कारक प्राप्त होगा, उसे बांटाव गुणांक, बांटाव फैक्टर कहेंगे। बांटाव फैक्टर इज ए रेशियो ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड कैलकुलेट वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अर्थात बांटाव गुणांक अर्थसंघ गुणधर्म के प्रायोगिक मान तथा सैद्धांतिक मानों का अनुपात होता है। क्या होता है? अनुपात। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो प्रेक्षित गुणधर्म हैं वो प्रेक्षित कणों की संख्या होंगी, वो वियोजन या संगुणन के पश्चात होंगी। ठीक है। प्रेक्षित गुणधर्म कैसे आएंगे? कोई भी पदार्थ बाहर से घोल दें विलयन में तो वो या तो वियोजन होगा या संगुणन होगा, तो वो प्रेक्षित गुण हैं या प्रायोगिक गुण हैं। तो आयोटा बराबर बांटाव गुणांक, आयोटा बराबर क्या हो जाएगा? वियोजन अथवा संगुणन के पश्चात प्रेक्षित कणों की संख्या बटे वियोजन अथवा संगुणन से पूर्व सैद्धांतिक कणों की संख्या। ठीक है। कहने का मतलब प्रायोगिक मान जो ऊपर होंगे वो वियोजन या संगुणन के पश्चात प्राप्त होंगे। किसी पदार्थ को घोलेंगे जल विलायक में तो उसके बाद क्या प्रैक्टिकली रूप से उसका वियोजन हो रहा है कि संगुणन हो रहा है, वो वियोजन या संगुणन के पश्चात प्रायोगिक कणों की संख्या होगी, प्रेक्षित कणों की संख्या होगी। ठीक है। उनमें वियोजन या संगुणन से पूर्व प्रेक्षित कणों की संख्या का भाग दे देंगे। ठीक है। तो इस तरह से आयोटा बराबर प्रेक्षित कणों की संख्या बराबर सैद्धांतिक कणों की संख्या, ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओके। क्योंकि हम जानते हैं कणों या मोलों की संख्या किसके समानुपाती होती है? मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। कणों या मोलों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नंबर ऑफ मोल्स इज डायरेक्टली रेसिप्रोकल टू द मोलर मास। मोलर मास मोलर द्रव्यमान की क्या होती है? ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रेक्षित कणों की संख्या होगी तो फिर ये प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी, और सैद्धांतिक कणों की संख्या होगी तो ये सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ध्यान रखें, प्रेक्षित कणों या प्रायोगिक कणों की जो संख्या है वो किसके? प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान या असामान्य मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है। प्रेक्षित कणों की संख्या क्या होती है? ये प्रायोगिक होती है, नंबर ऑफ ऑब्जर्व पार्टिकल्स। और ये सैद्धांतिक कणों की संख्या क्या होगी? वास्तविक होती है, नंबर ऑफ रियल और कैलकुलेट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो मान है मैंने आपको बताया, कणों की संख्या मोलर द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फिर इस ऊपर वाले सूत्र में प्रेक्षित कणों की संख्या की जगह पर क्या आ जाएगा? 1/, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान या 1/, सामान्य मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। और सैद्धांतिक कणों की संख्या की जगह पर क्या आ जाएगा? 1/, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान या सामान्य मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। तो देखिए, इस मान को हम इन समीकरण 4 और 5 के मानों को हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। समीकरण 4 व 5 के मान को, समीकरण 4 व 5 के मान को समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे तो देखो क्या आ जाएगा? यहाँ प्रेक्षित कणों की संख्या की जगह पर क्या आ जाएगा? यहाँ 1/, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान या असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है। तो आयोटा बराबर 1/, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान। ठीक है। और यहाँ आ जाएगा 1/, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान। ठीक है। तो फिर आयोटा बराबर क्या हो जाएगा? जो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान है वो ऊपर पहुंच जाएगा, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान ऊपर पहुंच जाएगा, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या हो जाएगा कि जो सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान है उसको सामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं और प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान को असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो लास्ट में एक फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या फॉर्मूला निकल के आएगा? वो फॉर्मूला ये आएगा, इसको सरल रूप से ये कह सकते हैं, आयोटा बराबर सामान्य मोलर द्रव्यमान
सैद्धांतिक मूलक द्रव्यमान को सामान्य मूलक द्रव्यमान कहते हैं, मूलक द्रव्यमान को अणुभार भी कह सकते हैं, अपॉन असामान्य मूलक द्रव्यमान, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये समीकरण हो जाएगा 6। ठीक है, आप इस वांटाप गुणांक में 2 फॉर्मूला याद रखिए। नंबर 1 फॉर्मूला तो ये है समीकरण 3, और नंबर 6 वाला, ये 2 फॉर्मूला याद कर लीजिए वांटाप गुणांक से, आपके न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आयोटा बराबर वांटाप गुणांक बराबर प्रेक्षित कणों की संख्या बटे सैद्धांतिक कणों की संख्या, और दूसरा आयोटा बराबर सामान्य मूलक द्रव्यमान बटे असामान्य मूलक द्रव्यमान। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे आगे कि वियोजन की मात्रा क्या होती है। ठीक है, इससे हम आगे बात करेंगे कि कई यौगिक ऐसे हैं उनके वांटाप गुणांक क्या होंगे। ठीक है, उन वांटाप गुणांक के बारे में हम जानकारी लेते हैं। आयनिक लवणों के वांटाप गुणांक क्या क्या प्राप्त होंगे। ठीक है, ये मैं लिस्ट बना रहा हूँ। कुछ आयनिक यौगिक हैं, आयनिक लवण, ठीक है, आयनिक सॉल्ट, और ये आयनिक सॉल्ट है, इनके क्या मैं बता रहा हूँ, वांटाप फैक्टर बता रहा हूँ, वांटाप फैक्टर यानी वांटाप गुणांक बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहला आयनिक लवण है KCl। अब KCl में कितने वांटाप फैक्टर यानी वांटाप गुणांक होंगे। रियल में किसी आयनिक लवण से जितने आयन प्राप्त होते हैं उसके विलयन में, तो वो ही वांटाप गुणांक होते हैं। KCl से 2 आयन प्राप्त होंगे, K+ और Cl-। ठीक है, तो K+ और Cl- 2 आयन प्राप्त हुए। ठीक है, नंबर ऑफ आयन्स एंड वांटाप फैक्टर दोनों देख लेते हैं। आयनों की संख्या और वांटाप गुणांक दोनों देख लेते हैं। आयनों की संख्या कितनी है, यहाँ 2 है। ठीक है, आयनों की संख्या 2 हो गई, और आयोटा का मान कितना होगा KCl के लिए, 2 हो जाएगा। 2 आयनों की संख्या होगी तो 2 ही वांटाप गुणांक होगा। ओके, दूसरी बात करते हैं हम CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड में 1 कैल्शियम आयन है और 2 क्लोराइड एनायन है। ठीक है, 1 कैल्शियम कैटायन एंड 2 क्लोराइड एनायन। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए, 3 हो गए, 3 हो गए, और यहाँ आयोटा का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर जितने आयनों की संख्या होगी उतने ही वांटाप गुणांक होंगे। तीसरी बात करते हैं हम K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। देखो यहाँ नंबर ऑफ आयन कितने होंगे, 4 तो पोटेशियम आयन हो जाएंगे। ठीक है, और 1 हो जाएगा FeCN का होल 6 के ऊपर 4 माइनस फेरोसाइनाइड एनायन। 4 तो पोटेशियम धनायन हो जाएंगे और 1 फेरोसाइनाइड ऋणायन हो जाएगा। तो कितने हो गए टोटल आयन, 4 और 1 5। नंबर ऑफ आयन्स कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो इसका वांटाप गुणांक का मान भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जितने आयनों की संख्या होगी किसी आयनिक लवण में उतने ही वांटाप गुणांक माने जाएंगे। ओके, इसके बाद हम चर्चा करेंगे वियोजन की मात्रा। वांटाप गुणांक और वियोजन की मात्रा में क्या संबंध होता है, तो उसके लिए हमें वियोजन की मात्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वांटाप गुणांक का वियोजन की मात्रा से क्या संबंध होता है, तो वियोजन की मात्रा इसको अल्फा से व्यक्त करेंगे। ठीक है, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा जो वियोजित होती है उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। ठीक है, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा जो वियोजित होती है उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। दैट अमाउंट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस विच डिसोशिएट which is called degree of dissociation, 1 मोल पदार्थ की वह मात्रा जो वियोजित होती है उसे वियोजन की मात्रा कहते हैं। That amount of 1 मोल substance which become dissociate which is called degree of dissociation। ठीक है, तो वियोजन की मात्रा अल्फा से व्यक्त करते हैं। माना कि इसमें एक कोई पदार्थ है जो कि वियोजित होकर के n कणों में B यौगिक बनाता है, B अणु बनाता है।
ये यौगिक है, एक मोल यौगिक, और एक मोल यौगिक है जो कि n कणों में वियोजित होता है। ठीक है, तो प्रारंभ में इसके मोलों की संख्या देखेंगे तो कितनी होगी प्रारंभ में, तो प्रारंभ में मोल या कण कितने होंगे, यहाँ इसके 1 होंगे और यहाँ पर 0 होंगे। ठीक है, और इसके पश्चात देखेंगे वियोजन के पश्चात देखेंगे, वियोजन के पश्चात देखेंगे तो यहाँ माना कि इसमें से अल्फा अणु टूट गए तो शेष कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, और आपको पता है कि अल्फा अणु जो टूट के गए हैं उनकी संख्या कितनी है, n। ठीक है, तो n अल्फा इसमें वियोजित कणों की संख्या हो गई, n अल्फा क्या हो गई, वियोजित कणों की संख्या हो गई यहाँ। ओके, तो आप देख रहे हैं कि वियोजन के पश्चात यहाँ कणों की संख्या कितनी मैंने बताई, ये बताई कि यहाँ पर इस तरह से ये वियोजित हुए। एक कोई यौगिक है जो कि बी कणों में वियोजित हो रहा है, एक टुकड़े होंगे तो n संख्या में टुकड़े होंगे तो बी यौगिक बनेगा। शुरुआत में इसके 1 मोल है तो प्रारंभ में मोलों की संख्या 1 हो गई, यहाँ पर कोई वियोजन नहीं होगा तो 0 माना जाएगा। ओके, लेकिन वियोजन के पश्चात माना कि 1 में से अल्फा अणु निकल गए, तो अल्फा अणु निकल गए तो शेष कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, 1 माइनस अल्फा शेष रह गए। अब जो अणु अल्फा निकले इसमें से वियोजित हुए तो उनकी संख्या कितनी है, n, तो n का यहाँ गुणा करते हैं। ध्यान रखना, n अल्फा अणु जो निकल के गए हैं वो n कभी नहीं घटाते, हमेशा अल्फा अणु जो निकल के गए हैं उनको ही घटाते हैं। ठीक है, तो निकले हुए कणों की संख्या कितनी है अल्फा, तो शेष कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, शेष कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा हो जाएगी। ओके, तो अब देखेंगे कि यहाँ पर सैद्धांतिक कणों की संख्या कितनी हो जाएगी, सैद्धांतिक कणों की संख्या 1 रहेगी और प्रेक्षित कणों की संख्या कितनी रहेगी, प्रेक्षित कणों की संख्या, आपको पता है प्रेक्षित कण की संख्या ये प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिकल मान होते हैं, प्रायोगिक मान होते हैं प्रेक्षित कणों की संख्या। तो विलयन में जो शेष बचे हैं और विलयन में जो वियोजित हो गए हैं वो प्रेक्षित कणों की संख्या होगी, तो दोनों को जोड़ देंगे, 1 माइनस अल्फा शेष और वियोजित कणों की संख्या n अल्फा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा। अब ध्यान करिए, मैंने जो आयोटा का मान आपको बताया था वो क्या बताया था, वान ट हाफ गुणांक का मैंने आपको सूत्र बताया था, वो क्या बताया था, ऊपर क्या बताया था, प्रेक्षित कणों की संख्या, प्रेक्षित कणों की संख्या बताया था, और नीचे क्या बताई थी, सैद्धांतिक कणों की संख्या। ठीक है, ये बताया था। ओके, ध्यान करेंगे, तो ये फॉर्मूला बताया था। अब इस फॉर्मूला में इस मान को रख देंगे तो प्रेक्षित कणों की संख्या कितनी हो गई, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और सैद्धांतिक कणों की संख्या कितनी है, 1। ओके, तो ये सूत्र आ जाएगा यहाँ तक। ओके, इतना क्लियर। एक बार इसको फिर समझ लीजिए कि 1 मोल प्रारंभिक है, वियोजन नहीं हुआ तो 0, लेकिन वियोजन के पश्चात अल्फा इसमें से निकल गए तो शेष कितने, 1 माइनस अल्फा, और वियोजित कणों की संख्या n संख्या में है तो n अल्फा निकल गए, तो वियोजित कणों की संख्या n अल्फा, लेकिन शेष 1 अल्फा ही रहेंगे, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो प्रेक्षित कणों की संख्या 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और सैद्धांतिक कणों की संख्या कितनी होगी, 1। ओके, तो इस तरह से हम इस सूत्र में इन मानों को रख देंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर। फिर इससे आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से आगे इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो अब देखिए, आयोटा बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा हो जाएगा, 1 का 22 में भाग दे देंगे, कोई इसका महत्व नहीं होगा, 1 को इधर ले जाएंगे। ठीक है, या मतलब तो आयोटा बराबर एक फॉर्मूला ये आएगा, 1 इसमें से प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं, माइनस वाले को बाद में, तो n अल्फा माइनस अल्फा। ठीक है, तो आयोटा बराबर 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। ये जो फॉर्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा आपको, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। वान ट हाफ गुणांक का वियोजन की मात्रा से संबंध क्या है, तो ये संबंध है वियोजन की मात्रा से संबंध, और ये n क्या है, वियोजित कणों की संख्या, n क्या है यहाँ, वियोजित कणों की संख्या।
एन यहाँ क्या है, वियोजित कणों की संख्या, नंबर ऑफ डिसोसिएट पार्टिकल्स, ये एन है। और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और आयोटा क्या है, वांट हाफ गुणांक, ये क्या है, वांट हाफ गुणांक, ये वांट हाफ फैक्टर है, वांट हाफ फैक्टर यानी वांट हाफ गुणांक है। ओके, अब इसको और सॉल्व करेंगे तो ये क्या सॉल्व हो जाएगा, देखिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो आयोटा, इस एक को इधर ले जाएंगे तो आयोटा -1 बराबर ये हो जाएगा एन अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है। और अब आपको पता है कि इसमें से अल्फा कॉमन ले लिया है तो n -1, तो आयोटा -1 ये हो जाएगा। तो अल्फा बराबर क्या आ जाएगा, आयोटा -1 अपॉन n -1। ओके, ये फॉर्मूला आ जाएगा। आगे बात समझ में, आप देखिए इसको हम आगे ऐसे लिख सकते हैं कि एक को इधर ले आए तो आयोटा -1, ठीक है, और बराबर में क्या रह गया, एन अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा इसमें से कॉमन ले लिया तो n -1 हो गया। ओके, अब अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा बराबर निकालेंगे तो आयोटा -1 ऊपर आ जाएगा और n -1 नीचे आ जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि वियोजन की मात्रा और वांट हाफ गुणांक आयोटा तथा वियोजित कणों की संख्या n में संबंध है। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। अल्फा बराबर आयोटा -1 अपॉन n -1, अल्फा बराबर आयोटा -1 अपॉन n -1। ओके, ये सूत्र दोनों ही आप याद रखेंगे। ये वियोजन की मात्रा तथा वांट हाफ गुणांक में संबंध का सूत्र है। कैसे याद रखेंगे, आयोटा अपॉन n, दोनों में से एक एक घटा दो। इसको याद करने की ट्रिक्स क्या है, इसको याद करने की ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। अगर आपसे ये पूछे कि वियोजन की मात्रा तथा वांट हाफ गुणांक में संबंध का सूत्र बताओ तो आप तुरंत बता सकते हैं, आयोटा बराबर अल्फा बराबर वियोजन की मात्रा अल्फा हो गई, वियोजन की मात्रा बराबर आयोटा अपॉन n, ठीक है, दोनों में से एक एक घटा दो। ये इसकी ट्रिक्स है याद करने की, ठीक है, ये ट्रिक्स है इसकी। वियोजन की मात्रा तथा वांट हाफ गुणांक में क्या संबंध है, ये संबंध है। ये वियोजन की मात्रा हो गई, वियोजन की मात्रा, और ये आयोटा क्या हो गया, ये वांट हाफ फैक्टर हो गया, और ये n क्या हो गया, वियोजित कणों की संख्या। ओके, आयोटा अपॉन n, दोनों में से एक एक घटा दो। ओके, याद हो गया। इसके बाद मैं बात करूंगा संगुणन की मात्रा के साथ। किसके बारे में, संगुणन की मात्रा। संगुणन की मात्रा से क्या रिलेशन है इसका, संगुणन की मात्रा को भी अल्फा से ही व्यक्त करेंगे। इसको हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। इसको क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, तो संगुणन की मात्रा क्या होती है, बिल्कुल उसी तरह से परिभाषा होगी। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा जो संगुणित होती है, दैट अमाउंट ऑफ 1 मोल सब्सटेंस विच बिकम एसोसिएट। एक मोल पदार्थ की वह मात्रा जो संगुणित होती है, ठीक है। माना कि इसमें कोई n संख्या में a यौगिक है, ठीक है, जो कि संगुणित होकर के क्या बनाता है, ये बनाता है an, a के सफिक्स में n बनाता है। n संख्या में कोई a यौगिक है जो कि संगुणित होकर के क्या बनाता है, an बनाता है। ओके, इतनी संख्या में n संख्या में a यौगिक है, तो इसके प्रारंभ में माना कि 1 मोल है, ठीक है। तो प्रारंभ में मोल कितने मानेंगे, इसके प्रारंभ में मोल या कणों की संख्या कितनी मानेंगे, 1। और यहाँ पर कोई संगुणन नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, संगुणन शुरुआत में नहीं हो रहा है, लेकिन संगुणन के पश्चात देखेंगे, संगुणन के पश्चात आफ्टर एसोसिएशन, माना कि इसमें से एक में से अल्फा अणु संगुणित हो गए। कितने हो गए, अल्फा अणु संगुणित हो गए, तो शेष कितने रह गए, 1 माइनस अल्फा। लेकिन वो संगुणित कणों की संख्या कितनी है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। माना कि n संख्या में जो अणु थे वो संगुणित होकर के अल्फा अणु बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, अल्फा अणु। ओके, तो फिर एक अणु संगुणित होकर कितने बनाएंगे, अल्फा बट्टे n बनाएंगे। कितने बनाएंगे, अल्फा बट्टे n। इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि एसिड अम्ल के 2 अणु संगुणित होकर के एक द्विलक बनाते हैं। एसिड अम्ल के 2 अणु संगुणित होकर के एक द्विलक बनाते हैं, तो फिर एसिटिक अम्ल का एक अणु संगुणित होकर के कितना बनाएगा, आधा द्विलक बनाएगा। बनाएगा का नहीं,
इसको इस सरल तरीके से समझ लेते हैं। तो यहाँ ऐसे ही एन अणु हैं, वो संगुणित होकर के अल्फा अणु बनाते हैं। तो एक अणु बनाएगा अल्फा बट्टे एन, समझ में आ रहा है? दो अणु एसिटिक अम्ल के संगुणित होकर के एक द्विलक बनाते हैं, डायमर, एक द्विलक डायमर बनाते हैं कि नहीं, पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो एक बनाएगा आधा, तो ऐसे ही एन अणु संगुणित होकर के बनाएंगे अल्फा अणु, तो एक अणु बनाएगा अल्फा बट्टे एन। तो यहाँ अल्फा बट्टे एन आ जाएगा, संगुणित कणों की संख्या कितनी आएगी? अल्फा बट्टे एन। आई बात समझ में? अब सैद्धांतिक कणों की संख्या तो एक हो गई, और प्रेक्षित कणों की संख्या, संगुणित कणों की संख्या और शेष रही कणों की संख्या, ये प्रेक्षित कणों की संख्या हो जाएगी। ओके, आ रहा है समझ में? तो यहाँ से आगे फिर हम देखते हैं, इतना अगर आपको समझ में आ गया हो तो इससे आगे हम देखेंगे इस सैद्धांतिक कणों की संख्या कितनी हो गई। सैद्धांतिक कणों की संख्या ये हो गई एक, और प्रेक्षित कणों की संख्या देखेंगे ये कितनी हो गई। शेष जो है 1 माइनस अल्फा और बने हुए अल्फा बट्टे एन, ये प्रेक्षित कणों की संख्या हो गई। ठीक है, अब आयोटा बराबर मैंने क्या बताया था? प्रेक्षित कणों की संख्या बट्टे सैद्धांतिक कणों की संख्या। प्रेक्षित कण ऊपर आ जाएंगे 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टे एन, और सैद्धांतिक कणों की संख्या नीचे आ जाएगी एक। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो आयोटा बराबर ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टे एन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखेंगे, ये काम आएगा आगे। इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे कि इस एक को इसमें से घटा देते हैं, तो आयोटा माइनस 1 और माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टे एन। ठीक है, माइनस को बाद में ले लेते हैं, अल्फा को पहले लिख लेते हैं, अल्फा बट्टे एन और माइनस अल्फा। ठीक है, इसमें ये एन एलसीएम ले लेते हैं, एन से एन कट गया तो अल्फा, और एन का इससे गुणा कर देंगे तो एन अल्फा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसमें से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एन अपॉन एन हो जाएगा। ठीक है, तो आयोटा माइनस 1 बराबर ये आ जाएगा फॉर्मूला। आप देख रहे हैं इसको कैसे सॉल्व किया हमने। ये प्लस वाले को पहले लिख लिया हमने और माइनस वाले को बाद में, इसको पक्षांतर कर दिया तो आयोटा माइनस 1 आ गया। ठीक है, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टे एन बचा, एक को इधर पक्षांतर कर दिया तो आयोटा माइनस 1 बचा, माइनस अल्फा प्लस अल्फा बट्टे एन जो बचा, इस माइनस वाले पद को बाद में लिख दिया और प्लस वाले पद को पहले लिख दिया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एन अल्फा बट्टे जो अल्फा था अकेला माइनस में इधर आ गया तो अल्फा बट्टे 1 लिख सकते हैं। एन और एक का एलसीएम लगे तो एन आ जाएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बचेगा, माइनस इस एन का गुणा अल्फा से हो जाएगा तो एन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एन हो जाएगा। अब हमें ये जो अल्फा है ना, ये क्या है? संगुणन की मात्रा है, ध्यान रखना। ये क्या है? संगुणन की मात्रा, यानी डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। क्या है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ओके, और ये एन क्या है? यहाँ संगुणित कणों की संख्या है, ये संगुणित कणों की संख्या है। क्या है? संगुणित कणों की संख्या, नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टिकल्स हैं। ओके, तो अब इसका जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा? वो ये रिलेशन आ जाएगा। देखो अब क्या रिलेशन आ जाएगा? अल्फा बराबर, देखो इसका इससे गुणा हो जाएगा, ये एन आयोटा माइनस 1 अपॉन ये 1 माइनस एन, ये हो जाएगा। ओके, तो ये जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि ये संगुणन की मात्रा अल्फा तथा वांटाप गुणांक के मध्य संबंध है। ये संगुणन की मात्रा हो गई और ये संगुणित कणों की संख्या हो गई, और ये आयोटा क्या हो गया? वांटाप गुणांक हो गया। ये इसमें संबंध है। तो दोनों के संबंध को याद करने का मैं सरल तरीका बता देता हूँ आपको। ठीक है, कि इसको कैसे याद करेंगे, इसकी क्या ट्रिक्स रहेगी? इसकी ट्रिक्स ये रहेगी याद करने की कि ये हो गई संगुणन की मात्रा, ये क्या हो गई? संगुणन की मात्रा। ठीक है, तो संगुणन की मात्रा बराबर आयोटा अपॉन एन, दोनों में से एक एक घटाते थे पहले। ठीक है, पहले वाले सूत्र में वियोजन की मात्रा में हमने आयोटा अपॉन एन दोनों में से एक एक घटाया, लेकिन यहाँ आयोटा में से एक तो घटा देंगे, लेकिन यहाँ ध्यान रखना उल्टा घटाएंगे, 1 माइनस एन। ओके, इतना याद हो गया। मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ कि संगुणन की मात्रा तथा वांटाप गुणांक में क्या संबंध होगा। तो
तो आयोटा अपॉन एन दोनों में से एक एक घटा दें तो वियोजन की मात्रा और वांटा गुणांक में संबंध पहले बताया था हमने, ठीक है, वो अलग संबंध बताया था। वियोजन की मात्रा आयोटा अपॉन एन दोनों में से एक एक घटा दो, लेकिन यहाँ आयोटा में से एक घट जाएगा, लेकिन एन में ये उल्टा घटेगा, ओके, और ऊपर एन का गुणा हो जाएगा। तो ये संगुणन की मात्रा, वांटा गुणांक और संगुणित कणों की संख्या के मध्य संबंध हो जाएगा, और ये हो जाएगा वियोजन की मात्रा और वांटा गुणांक तथा वियोजित कणों की संख्या के मध्य संबंध। ध्यान रखना इसमें दोनों में ये एन आ रहा है, यहाँ संगुणन की मात्रा में एन जो होगा वो संगुणित कणों की संख्या होगी, नंबर ऑफ एसोसिएट पार्टिकल्स, और यहाँ जो वियोजन की मात्रा में एन जो आएगा वो वियोजित कणों की संख्या होगी, ओके। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करना, ओके, बाय।